How to draft a application of interim maintenance under section 125 of CRPC। CRPC की धारा 125 के अंतर्गत आप इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन किस तरीके से ड्राफ्ट करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो ड्राफ्टिंग से संबंधित है। आज हम जानेंगे कि हाउ टू ड्राफ्ट आ एप्लीकेशन ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। तो धारा 125 CRPC के अंतर्गत जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दी जाती है वो किस तरीके से आपको ड्राफ्ट करनी है, लिखनी है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अंतर्गत ये प्रावधान क्या है। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम CRPC सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, किसी पत्नी के भरण पोषण के लिए या किसी बुजुर्ग के भरण पोषण के लिए या किसी बच्चे के भरण पोषण के लिए हम जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाते हैं तो क्या होता है, ये एक प्रोसीजर की तरह चलता है। इसमें जो कोर्ट का प्रोसीजर है, दोनों पार्टी के एफिडेविट लगेंगे, साक्ष्य होंगे, तब ये डिसाइड होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लग जाता है क्योंकि कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा केस का बर्डन होता है, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम कोर्ट में हम लगाते हैं इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही शॉर्ट में ये बिना किसी साक्ष्य शपथ पत्र के ये बहस सुन के ये डिसाइड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो रजनीश बनाम नेहा का जो केस है उसमें बताया गया है कि 4 से 6 महीने के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस का जो प्रार्थना पत्र दिया है उस पर ऑर्डर हो जाना चाहिए, तय हो जाना चाहिए, डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कब आती है? जब कोई पार्टी है वो अपना WS दाखिल नहीं कर रही है, जो विपक्षी पार्टी है उसे जवाब देना है हमारा 125 के प्रार्थना पत्र पर, वो जवाब नहीं दे रही है, उसमें डिले कर रही है, या फिर उसने जवाब दे दिया है और कोर्ट की प्रोसीडिंग में बहुत समय लग रहा है और वो जानबूझ के कोई ना कोई विलम्ब कार्य कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी डिले होता है तो हम इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन इसी के अंदर हम फाइल करते हैं। इट इज़ नॉट सेपरेट सूट। आप इसी में जो आपने 125 मेंटेनेंस दाखिल किया है उसी के अंतर्गत आप ये इंटरिम मेंटेनेंस का प्रार्थना पत्र दाखिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। ये मेरे पे एक फॉर्मेट है, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। आप इसमें इंटरिम मेंटेनेंस की जब भी आपको एप्लीकेशन तैयार करनी होगी तो आप ईजिली तौर पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिखना है। न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय आगरा, ये आपको लिख देना है ऊपर। जो भी फैमिली कोर्ट्स के मैटर होते हैं अन्य कोर्ट के, उनमें इसी तरीके से किया जाता है। सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है, फिर प्रार्थना पत्र संख्या //2023 ये डाल के छोड़ देना है आपको। जो भी आपका सन चल रहा है, जो भी ईयर चल रही है वो लिख देना है। दोनों पार्टियों के नाम आपको लिख देना है, जैसे कि इसमें पहली पार्टी अमरा है और दूसरी एडम है। तो अमरा किसकी पत्नी है वो लिख देना है, किसकी पुत्री है वो लिख देना है, उसका निवास लिख देना है, उसकी उम्र लिख देनी है। और ऐसे ही दूसरी पार्टी की जो कि एडम है, उसके पिता का नाम लिख देना है, उसका निवास स्थान लिख देना है, उसकी उम्र कितनी है करीबन वो लिख देनी है। और यहाँ पर लिखना है फिर आपको धारा 125 CRPC, थाना आपको लिख देना है, जो भी आपका थाना लगता है वो आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अहमदपुर जिला आगरा। तो आपको यहाँ पर अब डालना है सब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको लिखना है प्रार्थना पत्र वास्ते अंतरिम भरण पोषण हेतु, ये आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 आप लिख सकते हैं इंग्लिश में।
तो फ्रेंड्स ये सिंपली आपको सब्जेक्ट डाल देना है और यहाँ पर लिखना है प्रार्थिया निम्नलिखित निवेदन करती है, क्योंकि हम इसमें पत्नी की तरफ से एप्लीकेशन लिख रहे हैं और मोस्टली पत्नी की तरफ से ही 125 के जो मामले हैं वो डाले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिखना है कि यह कि प्रार्थिया द्वारा माननीय न्यायालय के यहाँ एक वाद भरण पोषण धारा 125 CRPC के अंतर्गत दाखिल किया गया था, जो कि आप माननीय न्यायालय महोदय के समक्ष विचाराधीन हैं। ये पहला पॉइंट आपको लिखना है और ये ऐसा पॉइंट है कि सभी मामलों में जब भी कोई भी इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाता है तो उसमें ये फिट बैठती है। आप ये लिख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है और आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह है कि प्रार्थिया द्वारा उक्त वाद को दाखिल किए हुए 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया। कितना समय हो गया है आपको वाद दाखिल किए हुए वो लिखना है। लेकिन प्रार्थिया ने अपने पति से अभी तक कोई भी भरण पोषण प्राप्त नहीं किया है। ये सेकंड पॉइंट लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सेम टू सेम लिख सकते हैं, समय बदल सकते हैं। यह थर्ड पॉइंट यह है कि प्रार्थिया अपने पेट के असहनीय दर्द से गुजर रही थी। प्रार्थिया ने जब डॉक्टर के कहने पर जांच कराई तो पता चला कि उसे ये बीमारी से ग्रसित है, XYZ बीमारी, जो भी बीमारी है उससे वो ग्रसित है और उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना ज़रूरी है। ये आपको लिख देना है जैसा लिखा हुआ है और जो भी कारण है वो आपको लिखना है कि उसे क्यों इंटरिम मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ऐसे ही आपको रीज़न लिखना ज़रूरी है। ये प्रार्थिया ने जैसे तैसे अपने जान पहचान के लोगों से रुपया उधार लिया और इतनी तारीख को 1 फरवरी 2022 को ऑपरेशन कराया। प्रार्थिया की जांच, ऑपरेशन व अन्य जुड़े खर्चों में लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो गया। यह है कि प्रार्थिया के ऑपरेशन में, 5वां पॉइंट है, यह है कि प्रार्थिया के ऑपरेशन के बाद ही लगातार उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, जिसको टाइम पर लेना अति आवश्यक है, परंतु प्रार्थिया के पास आय का कोई साधन न होने के चलते वे अपनी दवाइयाँ समय पर नहीं ले पा रही है। तो ये कितना सॉलिड रीज़न आपने बताया कि उसकी दवाइयाँ चल रही हैं और उसे अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेना बहुत ज़रूरी है और वो उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, कोई इनकम नहीं है, इसलिए वो अपनी दवाइयाँ तक नहीं खरीद पा रही है। 6 पॉइंट आपको लिखना है कि जो आपने अपने जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में लिखा था वो ही यहाँ पर बिल्कुल कॉपी कर देना है आपको कि प्रार्थिया एक घरेलू महिला है, जो भी आपने लिखा है घरेलू महिला है और केवल कक्षा 8 तक पढ़ी है, जो भी आप लिखें 12वीं तक पढ़ी है, जो भी असलियत है वही आपको लिखनी है, झूठ नहीं लिखना है। अगर झूठ लिखेंगे तो फंस जाएंगे। 8वीं तक पढ़ी है और कोई रोज़गार पाने के लिए अपेक्षित कौशल ज्ञान उसमें नहीं है और इस कारण वह बेरोज़गार होने के चलते उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह अपना व अपनी बच्ची का भरण पोषण करने में असमर्थ है। प्रार्थिया के माता पिता का भी स्वर्गवास हो चुका है, और प्रार्थिया व उसकी बच्ची पूरी तरीके से अपनी बहनों पर निर्भर है, आश्रित है और उन पर बोझ बन गई है, वो उसे बोझ समझते हैं। और प्रार्थिया की बहनों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि वो अपने भरण पोषण के साथ इन लोगों का भी भरण पोषण कर सके। उसकी बच्ची का भरण पोषण करने में ये लोग असमर्थ हैं, बहनें असमर्थ हैं। 7वां पॉइंट आपने लिखना है यह है कि प्रार्थिया का पति, जो आपने लिखा था अपने मेंटेनेंस एप्लीकेशन में, वही लिखना है कि जो पति की आय का सोर्स है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर खोल देना है दोबारा से। यह है कि प्रार्थिया का पति रेलवे में अच्छी खासी नौकरी करता है, उसकी जो मासिक आय है वो 60,000 रुपये प्रति माह है और उसके पास इस तरीके से एक अच्छा आय का स्रोत है। इस प्रकार में प्रार्थिया व अपनी बच्ची का भरण पोषण करने के लिए आय का पर्याप्त स्रोत रखता है। प्रार्थना, आप यहाँ पर आपको प्रार्थना लिख देनी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जो आपको सिंपल प्रार्थना लिखनी है वही लेना है, बस इसमें अंतरिम भरण पोषण बढ़ा देना है, इंटरिम मेंटेनेंस बढ़ा देना है। यह कि श्रीमान जी से निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को अपने व अपनी बच्ची के अंतरिम भरण पोषण के लिए 35,000 रुपये प्रति माह विपक्षी से दावा दाखिल करने की तिथि से दिलाए जाने के आदेश पारित करें। आपकी
अति कृपा होगी, श्रीमान जी की अति कृपा होगी। यहाँ आपको लिख देना है दिनांक और प्रार्थी का पता, और इसका आपको एफिडेविट तैयार करना है। एफिडेविट यही लगभग सेम रहता है, प्रार्थिया की जगह यहाँ पर आपको शपथ कर्ती कर देना है, शपथ कर्ती कर देना है, और पूरा चेंज इसी तरीके से यहाँ भी प्रार्थिया लिखा है वो शपथ कर्ती लिख देना है। और यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइन, वो आपको ध्यान रखनी है कि शपथ पत्र मिंजामन अमरा पत्नी चीमा पुत्र श्री निवास, ये सब चीज़ें लिख देनी है। और जो आपको ये दिख रहा है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको ये करके कोर्ट में दाखिल कर देना है। दूसरी कॉपी में ले जाना है, को रिसीव करा देनी है, वो उसका जवाब देगा और इस पे आर्गूमेंट होगा और इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डिस्पोज होगी। आपको या तो इंटरिम मेंटेनेंस दिला दिया जाएगा या नहीं दिला दिया जाएगा, जो भी कोर्ट देखेगी कि आपके पास आय का स्रोत नहीं है तो ज़रूर आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिलेगा। मोस्टली केसेस में इंटरिम मेंटेनेंस महिलाओं को मिलता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।